हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती है और आप लोग भी अपनी तैयारी में अंतिम रूप देने में लगे होंगे। इसी क्रम में इस जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक बार जो यूपीएससी आयोग द्वारा पिछले 6 महीनों में पूछे गए प्रश्न हैं उन पर भी हम एक नज़र डाल लें, जिससे हम यूपीएससी का ट्रेंड पता कर सकें। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएमएस हो, चाहे वो सिविल जज हो, उन सारे प्रश्नों को हमने इसमें ऐड किया है जो पिछले 6 महीनों में एग्ज़ाम कराया गया है। तो इससे हमें पता लगता है कि यूपीएससी अब किस तरफ अपना रुख कर रहा है या उसका क्या ट्रेंड है। तो इस लिहाज से ये बहुत ही वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप इन्हें एक बार इसको ज़रूर देख लें, जो आपकी तैयारी में बहुत मदद मिल सके। तो इसमें देखते हैं, कुछ प्रश्न को देखते हैं। इस संख्या पर मत जाइए, ठीक है, क्योंकि ये पीडीएफ से निकाल के जो पेपर के पीडीएफ से निकाल के रखे गए हैं, तो इस पर आप मत जाइए, नंबर पर मत जाइए, आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए। तो इसमें है ज्वालामुखी जो है ज्वाला पर लेड नाइट्रेट चूड़ के तापन यानी हीटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड का भूरा धूम निकलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, दूसरा है रंगहीन O2 गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। यह ऑक्सीकरण अपक्रिया का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या है, यह नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्पादन के लिए प्रयुक्त ऊष्मा अपघटन थर्मल डिकम्पोजिशन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसके देखते हैं क्या है। इसका हमारे हिसाब से जो दूसरा है वो चौथा है और दूसरा ये कथन आपके सही है, क्योंकि ये गलत है और ये भी ऑक्सीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपक्रिया जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसमें बताया गया, यानी पूछा गया है कि इसमें कौन सी अपक्रिया जो ऑक्सीकरण अपक्रिया नहीं है। ठीक है, ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन के जो अपचयन में होता है कि ऑक्सीजन की जो परमाणु जो आयन है उनका आयन का कम हो जाना अपचयन कहलाता है, और जिसमें बढ़ जाना उसमें ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, आयनों को बढ़ जाना। ठीक है, तो इसमें क्या है, लोहे पर जंग लगना, फिर है सोडा बोतल खोलना, ठीक है, और फिर विकृत गंध का और फिर दहन। इन सब में क्या है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। लेकिन अगर देखा जाए ऑक्सीकरण अपक्रिया जो है सोडा की बोतल खोलना ये नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद इसमें देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये और इम्पोर्टेंट है, जिसमें भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित संकेतों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो संकेत दिए गए इसमें क्या है, इसे लाल नदी और नीली पहाड़ियाँ वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। लाल नदी और नीली पहाड़ियाँ। अब ये लाल नदी है ये किधर है, ये शायद है ब्रह्मपुत्र की नदी है। ठीक है, और नीली पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इससे एक हमें संकेत मिला है कि ये उत्तर पूर्वी राज्यों की बात हो रही है। इसमें भारत के 6 में से 3 भू आकृतिक प्रभाव भी मिलते हैं। 6 भू आकृत कौन है, जैसे मैदान, फिर पठार, फिर पर्वत और तटीय मैदान। ठीक है, इस प्रकार के और कौन से हैं, मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और डिजर्टिफिकेशन क्षेत्र यानी मरुस्थलीकरण क्षेत्र। इस प्रकार के इसमें क्या 6 आकृतियाँ भू आकृतियाँ मिलती हैं, और पर्वत पहाड़ियाँ। इसके बाद का यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.39% फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या है, इस राज्य की पहचान करना है। तो इसकी क्या है, जैसे कर्नाटक की बात करें तो ये 2.9 नहीं है। और दूसरी बात इसमें क्या है, जो भू आकृतियों की अगर बात करें तो इसमें क्या भू आकृतियों में पठार है और मैदानी क्षेत्र है। लेकिन उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है, यानी 6 भू आकृतियाँ नहीं मिलती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन असम में मिलती हैं। ठीक है, और लाल नदी और नीली पहाड़ियाँ भी स्थित हैं यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं तेलंगाना से लगती हैं। जो है तेलंगाना है। ठीक है, इस प्रकार का तेलंगाना है। इसमें किस जो है राज्य समूह की सीमाएं लगती हैं,
उसको हमें इसमें क्वेश्चन में छांटना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, अगर हम उड़ीसा की बात करें तो इधर क्या है, सबसे पहले ये देखो छत्तीसगढ़ जो कट के आया, छत्तीसगढ़ किससे कटा है, मध्य प्रदेश से। और मध्य प्रदेश और कर्नाटक और वो हैदराबाद एक साइड में है, तो हैदराबाद से कट के बना है कौन सा, तेलंगाना। ठीक है, तो उड़ीसा का तो हम ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र। और इसमें मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिर्फ डी। इसके बाद देखते हैं, रानी ने अपने मित्रों को बताया कि उसने पिछले 4 विभिन्न झीलों जो नाम था लोकटक झील, बारापानी झील, कोलेरू झील और पुलकेट में नौका विहार किया है। उसने निम्नलिखित में से किन राज्यों का भ्रमण किया है। देखिए, लोकटक झील तो पता है कि मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में है, तो पहले हम जो ऑप्शन 2 मिजोरम वाले हैं वो हटा दें। अब इसके बाद क्या है, मणिपुर, लोकटक झील और बहरा पानी कहाँ पर है, मेघालय, ये दोनों ही में है, तो दोनों ही में इनको हटाओ। अब तमिलनाडु दोनों, अब दिक्कत है केरल और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, केरल और आंध्र प्रदेश में है, केरल में क्या है, कोलेरू झील, लोकटक झील, बारापानी झील, ठीक है, और पुलकेट झील। इसमें केरल में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से आप आंसर निकालने की कोशिश करना। इसके बाद देखते हैं हम, अगला प्रश्न है, इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है, ऐसा व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है किंतु लिख नहीं सकता, उसे हम वह साक्षर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है। 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा की समझ रखते हुए पढ़ और लिख दोनों सकते हैं को साक्षर माना जाएगा। ये आपका सही है, जो पढ़ और लिख दोनों सकते हैं वो क्या है, वो साक्षर माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, भारत में क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध क्षेत्र राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आप 2 निकाल दीजिए। जो तटीय मतलब क्या है, स्थलबद्ध हैं, स्थलबद्ध हैं, लैंड लॉक्ड हैं, तो इसमें क्या है, एक इधर का जो गुजरात है ये निकाल दीजिए, क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ है। एक पश्चिम बंगाल है, ये भी समुद्र से लगा हुआ है। और जितने भी राज्य हैं, अगर हमने 2 निकाल दिए, तो 2 निकालने के बाद हमारे पास अगर 8 राज्य हैं, 8 में से 2 निकाल दिए तो 2 से 6 ही शेष बचते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो पूछे गए थे पिछले एग्ज़ाम में। तो यह निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है। अब मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई की ओर ले जा सकती है। अब देखिए, समग्र मांग की तीव्र वृद्धि, आपूर्ति से अधिक होना, अगर डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी। ठीक है, अगर उत्पादन हमारे पास 4 पेन का है और जो है डिमांड है 8 पेन का। ठीक है, 8 पेन की डिमांड है और हमारे पास 4 पेन है, तो क्या होता है, इसमें डिमांड ज़्यादा है और आपूर्ति कम है, यानी सप्लाई कम है, तो क्या है, महंगाई बढ़ेगी। तो इसमें क्या है, मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखते हैं, ये तो हमारा जो महंगाई की तरफ ले जा सकता है। अब समग्र मांग में धीमी वृद्धि, अगर समग्र मांग में जो डिमांड है और डिमांड में जो मंद हो जाए, या डिमांड जो है धीमी हो जाए, तो इसमें क्या है, इसमें कोई महंगाई बढ़ने के चांस नहीं रहते हैं। मुद्रा पूर्ति की कमी, अगर मुद्रा पूर्ति, आदमी के जेब में पैसा ही नहीं होगा, मुद्रा ही नहीं होगा, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी, मतलब डिमांड नहीं बढ़ेगी तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। बेरोजगारी का उच्चतर स्तर, जब लोग बेरोजगार होंगे तो उनकी जेब में पैसा ही नहीं होगा, जब पैसा ही नहीं होगा तो महंगाई कहाँ से बढ़ेगी। ठीक है, तो इससे क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियाँ असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती हैं और किसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है, जिसके फलस्वरूप।
तो इसमें क्या है, अगर हम विस्तारकारी राजकोषीय और मौद्रिक नीति अपनाएं, ठीक है, तो इससे नहीं होगा। मौद्रिक नहीं है, मॉनेटरी पॉलिसी है जो विस्तारकारी राजकोषीय है, इससे नहीं। इसमें का संकुचनकारी राजकोषीय और मौद्रिक नीति, ये भी नहीं है। संकुचनकारी राजकोषीय नीति और विस्तारकारी मौद्रिक नीति, ये भी नहीं है। ब्याज दर बढ़ाने से क्या होता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम ब्याज दर बढ़ा देंगे तो संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति हो जाएगी, ठीक है। अगर ब्याज दर बढ़ाएंगे तो राजकोष में तो वृद्धि होगी, लेकिन जो उसकी मौद्रिक नीति की पॉलिसी है वो कैसी, संकुचन हो जाएगा। नहीं, लोग ब्याज दर बढ़ने के बाद लोग पैसा की डिमांड कम करेंगे, ठीक है, कम करेंगे तो इससे क्या, ब्याज कम रहेगा। तो इसका सही आंसर है क्या, लोग कम लेंगे, उसका ब्याज मतलब कर्ज कम लेंगे, ब्याज में तो वृद्धि होगी, तो इसमें क्या, विस्तारकारी राजकोषीय नीति, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखते हैं सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा व्यय में कमी, अगर सरकार अपने एक्सपेंडिचर में कम कर दे और प्राइवेट निवेश यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट व्यय में संकुचन का को क्या कहते हैं, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या है, निजी निवेश बहिर्गमन, यानी क्या है, क्राउडिंग आउट, मतलब बड़ी भीड़ के साथ में लोग बाहर जाए, यानी जब सरकार ही नहीं पैसा लगा रही है तो प्राइवेट कंपनियां पैसा लगाने से डरती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अंतर्गमन नहीं होगा, बहिर्गमन मतलब बाहर होंगे, निवेश बढ़ना, निवेश नहीं बढ़ेगा, डंपिंग नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से नीति आयोग के उद्देश्य हैं। अब नीति आयोग से उद्देश्य कौन कौन से हैं, जैसे राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों पर नीतियाँ लागू करना। देखो जो नीतियाँ लागू करना और नीतियाँ बनाना, ठीक है, नीतियाँ लागू करना और नीतियाँ बनाना, ये क्या है, अपने आप में एक अलग चीज़ है। नीति आयोग का क्या काम है, उसका नाम है ये नीति, तो इसका क्या है, उसको नीति बनाना है, उसको नीतियाँ लागू करना उसका काम नहीं है, ठीक है। संसद सिर्फ कानून बनाती है और पारित करती है। उसके बाद जो है लागू करना किसका काम आ जाता है, ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है, यानी जो कर्मचारी हैं उनका काम आ जाता है, जो एग्जीक्यूशन है उनका काम आ जाए। तो हमारा एक तो कथन गलत है, तो हम एक कथन अगर गलत कर दें तो हमने दो ऑप्शन कथन जो है गलत कर दिए। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निधियां का आवंटन, हाँ ये सही है, क्या करता है, निधि आवंटन करता है। और एक कार्य नीतियों एवं दीर्घावधि नीति और कार्यक्रम ढांचे डिजाइन करना, ये करती है, ठीक है। तो नीति आयोग का कार्य क्या है, वह निधियों का आवंटन करता है, क्या ये इतना है, ये इतना है, ये इसका है। राज्य स्तरीय केंद्र स्तरीय जितना भी कर जो व्यय और एक्सपेंडिचर है, उसके बाद कार्य की नीतियों का ढांचागत तैयार करता है कि आपको इस तरीके से काम कराना है, लेकिन लागू करने का काम नीति आयोग नहीं करता है। इसके बाद देखते हैं मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग यानी MPCE के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसमें क्या है, मासिक प्रति व्यक्ति, ठीक है, मासिक प्रति व्यक्ति की अगर बात करें यानी मासिक इतना रुपए, यानी जो बात की गई थी शायद 1407 रुपये जो है ग्रामीण क्षेत्र में, यानी 31 रुपये और 41 रुपये की बात की गई थी प्रतिदिन, ठीक है। तो वो कौन सी समिति थी, जय इसमें क्या नाम, जो लकड़बग्गा समिति नहीं थी, इसने बात नहीं, दांडेकर ने अलग नहीं, तेंदुलकर समिति ने ये बात की थी कि मासिक इतना वेतन मतलब इतना इसको एक्सपेंडिचर के लिए, खर्च के लिए, व्यय के लिए इतना मासिक व्यय चाहिए। तो ये तेंदुलकर समिति की बात थी। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन यानी NSDM का या के उद्देश्य हैं, ठीक है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के कौन कौन से उद्देश्य हैं, तो हमें ये देखना है। तो इसमें कौन कौन से उद्देश्य हैं, संस्थागत प्रशिक्षण बिल्कुल सही है, कौशल विकास है यानी स्किल डेवलपमेंट है, तो इसमें संस्थागत प्रशिक्षण तो है। समुद्र पारीय रोजगार ये भी सिखाएगा, सार्वजनिक आधारित संरचना का लाभ उठाना ये भी, ठीक है। तो इसमें तीनों ही सही है। इसके बाद देखते हैं जो है पोषण अभियान के कार्यान्वित
करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीतियाँ अपनाई गई। पोषण अभियान है जो, उस पोषण अभियान के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या है, अगर इस पोषण अभियान की बात करें तो इसमें पहले जो मिड डे मील योजना था उसको भी पीएम पोषण के नाम से यानी कर दिया गया। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो पीएम पोषण और पोषण, ठीक है, और मिड डे मील योजना मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या, बेहतर सेवा सुपुर्दगी के लिए अंतर क्षेत्रीय सम्मेलन, ठीक है। इसके बाद महिलाओं और बच्चों को की जो वास्तविक समय में वृद्धि को मॉनिटर करने के लिए प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रयोग करना, ठीक है। तो इसमें दोनों ही सही हैं। तो इसलिए पोषण और पीएम पोषण और मिड डे मील योजना में इसमें आप अंतर समझना, ठीक है। पोषण, अगर पीएम पोषण की बात होती तो मिड डे मील योजना को जो है दोबारा नाम किया गया जो 2021 में, तो उसका नाम रखा गया पीएम पोषण, और ये सिर्फ पोषण है। इसके बाद देखते हैं भारत में जो है उत्प्रेषण लेख यानी जो रेट होती है, रेट जारी करने की निम्नलिखित में से कौन सी शर्त या शर्तें अनिवार्य हैं। उत्प्रेषण रेट है जो रेट ऑफ सरसनरी, इसमें क्या है, ऐसा अधिकरण या ऐसा अधिकारी होना चाहिए जिसके पास प्रजाजनों के अधिकार को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का निर्धारण करने का विधिक अधिकार हो और न्यायिक रूप से कार्य करने में कर्तव्य हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला का जो है, ऐसे अधिकरण या अधिकारी ने अधिकारिता के बिना कार्य किया है, ठीक है, ऐसा सही है। जिसने बिगर अधिकारिता यानी अधिकारी ने अगर अपनी अधिकारिता के खिलाफ कार्य किया है तो इसके खिलाफ जो है रेट जारी की जा सकती है। तो इसका दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों। इसमें क्या है, यूपीएससी का हमेशा सा ट्रेंड रहा है कि जितना बड़ा ऑप्शन है यानी जितना बड़ा कथन उसकी सही होने की संभावना उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, इनमें से भारत के किस मुख्य न्यायमूर्ति ने सामाजिक न्यायपीठ नाम से विशेष जो है न्यायपीठ का गठन करने में का आदेश दिया था, ठीक है। तो ये किसने दिया था, ये दिया था न्यायमूर्ति LH दत्तू ने, ठीक है। उसके बाद है, इनमें से बंदी जीवन पुस्तक का लेखक जो है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें कौन है, सचिंद्रनाथ सन्याल हैं, ठीक है, जो बंदी जीवन पुस्तक के, ठीक है। तो इससे क्या है, एक चीज़ विशेष ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी हिस्ट्री की जो है, अगर आपके पास कोई PDF हो या बुक हो तो उसमें आप मिसलेनियस ज़रूर देखें, क्योंकि अब वो काम ख़त्म है। जो लोग जो सरकार इंटरनेशनल मूवमेंट है और जो पढ़ते रहते हैं, ठीक है, वो जानते हैं कि लड़के अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं। और जो है राष्ट्रीय आंदोलन 1905, 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1922, 1931, ऐसी चीज़ों पर जो है यूपीएससी अब ध्यान नहीं देता, ठीक है। अब उसका ट्रेंड थोड़ा बदल गया है। अब आप मिसलेनियस की तरफ देखिए, अब आप किधर देखेंगे, मिसलेनियस की तरफ देखेंगे तो आप उस सही आंसर की तरफ पहुंच सकते हैं। उसमें क्या है, क्योंकि यूपीएससी जानता है कि क्योंकि अब बच्चों ने तैयारी बहुत जम के करते हैं और शुरू के जो है इतिहास जो है प्राचीन इतिहास है, मिडेवल हिस्ट्री है, इसमें तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन उठाते हैं जहाँ पर आप पढ़ने के बाद ऊब जाते हैं। पढ़ते पढ़ते आप जैसे ऊब गए और जिसको आपने एक नज़र देखा उसकी तरफ गौर नहीं किया और इग्नोर करके कट गए, और देखना वही क्वेश्चन जो है आने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो जिसकी तरफ गौर कम की जाती है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोग मिसलेनियस भी देखते चलिए और ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखिए जो कहीं छिपे से रहते हैं, उन प्रश्नों को ज़रूर आप एक नज़र डालिए। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न है, 1937 में हुए चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी। तो इसमें क्या है, जो 1937 का चुनाव हुआ था उसमें क्या है, कांग्रेस पार्टी अच्छे खां बहुमत से जीती थी, ठीक है, और लगभग 1 या 2 राज्य रह गए थे। उन राज्यों की बात कर रही है कि वे कौन से राज्य थे जहाँ पर जो कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये
पंजाब और सिंध में नहीं मिली थी, ठीक है, और बाद बाकी सब में जो है कांग्रेस को बहुमत में सरकार यानी अच्छी सीटें मिली थी। इसके बाद देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? जापानी कैंप में रह रहे भारतीयों युद्धबंदियों में से बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती की, ठीक है। झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी की बनाई थी, ये भी सही है। तो इसमें क्या है, ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो इस बार पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आया था। जैसे अगर लोग कहते हैं कि रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में फेर था। इसमें यह था, जो पीसीएस में क्वेश्चन आया उसमें यह था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कौन सी अपनी जो फौज का गठन किया था उसका नाम क्या रखा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें झांसी की रानी का जो नाम से एक महिला टुकड़ी बनाई थी, यही क्वेश्चन रिपीट होता है। यानी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन उन क्वेश्चनों की मिलते जुलते प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके बाद देखते हैं हम, भक्ति के विभिन्न रूपों को दर्शाने वाले निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलन नहीं है? हमें गलत देखना है। सगुण जो है ईश्वर के साकार रूप में आस्था रखते हैं, ये सही है। निर्गुण ईश्वर को निरंकार रूप में आस्था रखते हैं, ये भी सही है। अलवार शक्ति की उपासना में आस्था रखते हैं, ये गलत है, क्योंकि अलवार जो है वो शिव की उपासना में वो रखते हैं। तो इसलिए क्या इसका सही आंसर है सी। इसके बाद है, गुलबर्गा और विजयनगर हम्पी के मध्य भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियाँ बहती हैं? गुलबर्गा और हम्पी, ठीक है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। और गुलबर्गा कहाँ है? गुलबर्गा पता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन कर्नाटक से एक मिल सकता है। जो कर्नाटक की अगर बात करें तो इसमें देखना है कि कौन सी नदियाँ जिसमें बहती हैं। तो कर्नाटक से होती हुई देखिए, नर्मदा मध्य प्रदेश से होती हुई, और गोदावरी किधर है? गोदावरी भी महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ से? कर्नाटक की बात है। इधर क्या महानदी? महानदी तो है ही नहीं, क्योंकि ये पूर्वी भारत की नदी है। तो ये महानदी की वजह से ये गोदावरी ख़त्म, ये ख़त्म। कावेरी और पेरियार, इसमें तो संबंध ही नहीं है अगर कर्नाटक के जोड़ें। तो इसका सही आंसर है कृष्णा और तुंगभद्रा, क्योंकि कृष्णा जो महाबलेश्वर से निकल के और इसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा, ठीक है। तो इसमें दो नदियों के बीच में ये स्थित है। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से दोहरी नियंत्रण संरचना जो ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला एकमात्र अर्धसैनिक बल कौन सा है? ठीक है, तो इसमें कौन सा है जो अर्धसैनिक बल है जो दोहरी नियंत्रण संरचना है? उसमें क्या है, दो लोगों का नियंत्रण है। तो इसमें केंद्रीय रिजर्व पुलिस इसमें नहीं है। इसको कौन, भारत का जो सिक्योरिटी IAS ऑफिसर होता है वो सबसे बड़ा, भारत और तिब्बत सीमा पुलिस बल ये भी नहीं है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर। और औद्योगिक जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ये भी नहीं है। तो असम राइफल है, ये दो जनों के कंट्रोल यानी दो जगह कंट्रोल में रहती है। अब निम्नलिखित में से असम का जो है निर्जातीय समुदाय कौन सा है? असम में कौन सा जो है निर्जातीय समुदाय है? तो समुदाय देखिए, क्वेश्चन जनजातियों से बहुत आ रहे हैं इस वर्ष, ठीक है। तो जनजातियों की तरफ आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि PCS में भी जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और इसमें भी आया। तो हो सकता है कि जो आगे आने वाला जो IAS का एग्ज़ाम है उसमें भी जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाएँ, ठीक है। तो इसमें क्या है, असम को नाम से अहोम जनजाति है, क्योंकि अगर हम भील की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इनमें ये, और इधर एक राज्य और है उड़ीसा, शायद में उड़ीसा या आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर पाई जाती। गौड़ जनजाति जो है, ये गौड़ जनजाति उधर उड़ीसा और उधर आंध्र प्रदेश जैसे वहाँ पर पाई जाती है। उसमें आदि जनजाति उधर ही पाई जाती है दक्षिण भारत में। तो अहोम है, अहोम कौन सी जनजाति है जो असम में निर्जातीय समुदाय में रहती है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट टीम का नाम शेवरॉन्स है? ठीक है, हालांकि वैसे क्रिकेट टीम से क्वेश्चन UPSC बहुत ही कम पूछता है, लेकिन फिर भी एक नज़र डाल लें, क्योंकि 2021 का है क्वेश्चन। इसमें 10 से 15 क्वेश्चन लगभग, जैसे 2022 में कंप्यूटर से रिलेटेड आए थे, लेकिन 2021 में खेल से रिलेटेड आए थे। उस समय कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं आए थे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे। तो इस पर भी नज़र डाल लें। इसके बाद देखते हैं,
नामिबिया से लाए गए चीतों को भारत में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था? तो इसमें आपको सबको पता होगा कि जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पर छोड़ा गया था। काजीरंगा देखो असम में है, केवलादेव जो राजस्थान में है, केबुल लामचाओ जो है मणिपुर में है। ठीक है, तो इन तीनों ही में नहीं छेड़े गए थे। और ये कौन सा है? ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश में, इसमें जो चीता छोड़े गए थे। ठीक है, तो क्या है, इस बार चीते पे सवाल बन सकता है, हो सकता है टाइगर प्रोजेक्ट पे पूछ दे, क्योंकि चीतों की जो है संख्या में इजाफा हुआ है, लगभग 3160 जो है इस नई जनगणना के अनुसार हो गए थे। ठीक है, 2022 में जो 2800 के करीबन थे लगभग, लेकिन अब जो है संख्या इनकी 200 बढ़ गई है और 3160 के करीबन पहुंच गई है। तो इससे चीतों पे क्वेश्चन बन सकते हैं। और अभी अभी जो राइनो प्रोजेक्ट भी है उसको भी लागू किया गया है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक नज़र आप इन पर भी डाल लें। अगर इनमें से कौन वर्ष 2022 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करना नहीं है? ठीक है, तो इसमें नोबेल पुरस्कार जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला है, तो ये किसको नहीं मिला है? अगर इनमें देखें तो क्लाउस हेल्सेंस को नहीं मिला है, और एलन एस्पेक्ट और जॉन क्लॉजर और एंटोन जिलिंगर। और केमिस्ट्री में भी हैं कुछ, और एक शांति में जो है स्वांति पावे हैं, इनका नाम जो PCS में आया था, तो इसलिए आप इन पर भी एक नज़र डाल लें। तो क्या है, शीघ्र और दक्ष अनुक्रिया के लिए प्राणियों के प्रतिवर्त चाप विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम प्रतिवर्त चाप को सटीक रूप से निरूपित करता है? ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्राही, संवेदी, मेरुरज्जु, रेल और मस्तिष्क न्यूरॉन कारगर। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहले अगर कोई चाप या कुछ संवेदी अंग की बात करें, तो अगर आपके कोई टच करता है तो सबसे पहले ग्राही मतलब एक्सेप्टर, वो संवेदी अंग जो कि न्यूरॉन होते हैं, उससे पता चलता है कि आपको किसी ने छुआ है। फिर उसके बाद आप मेरुरज्जु से जो है रिल में न्यूरॉन के तरीके से आपको मस्तिष्क तक खबर पहुंचती है। फिर आपको एक प्रेरणा मिलती है कि आपके जो हाथ में किसी ने काटा है, आप हटाइए। उसके बाद आप कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ग्राही तो सब में पहले है, संवेदी, फिर मस्तिष्क, ठीक है, फिर मेरुरज्जु, फिर कार्यकर, प्रेरक न्यूरॉन, ये भी सही है, कारगर ये भी सही है, प्रेरक ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें क्या है, मेरुरज्जु रिले, लेकिन मस्तिष्क इसका काम ये पहले ये बाद में। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें हमारे हिसाब से पहले ही सही है। एक मिनट, पहला ही सही है इसका। इसके बाद है प्रश्न नंबर 40, थायरॉक्सिन बनाने हेतु थायराइड ग्रंथि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? जो थायराइड ग्रंथि के लिए थायरॉक्सिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है अनिवार्य है? निश्चित रूप से जो है, अब आपको पता है कि थायराइड जो है ग्रंथि है, जो बचपन से पढ़ते आए कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घोंघा रोग, और घोंघा को क्या बोलते हैं, थायराइड, जो गले में ग्रंथि बढ़ जाती है उसकी। इसके बाद देखते हैं अब हम वनस्पति कोशिकाओं में RNA कहाँ विद्यमान होता है। ठीक है, अगर हम RNA की बात करें तो सबसे पहले देखिए जो DNA होता है, DNA कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक में पाया जाता है कौन सा, DNA। अब RNA की बात करें तो RNA की अगर हम बात करें तो RNA कहाँ पर पाया जाता है, देखिए केंद्रक में भी पाया जाता है, कोशिका द्रव में भी पाया जाता है, जो कोशिका द्रव होती है। RNA की बात कर रहे हैं, DNA सिर्फ 2 ही जगह पर। और सूत्रकर्ता की अगर बात करें, सूत्रकर्ता में जो है इस तरीके के सूत्रकर्ता होते हैं, उसमें जो DNA पाया जाता है, RNA पाया जाता है। और हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम, जबकि जो है DNA जो है क्लोरोप्लास्ट में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका D। अब घास में अंतर्वेशी विभज्योतक सामान्यतः कहाँ पर स्थित होते हैं? अंतर जो विभेज यानी इंटरलैक्टरी मेरिस्टम सामान्यतः कहाँ स्थित होते हैं? तो ये अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, पर्णमूल हैं, पर्णमूल में होते हैं शायद। ठीक है, पर्णमूल में होते हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न है, पौधों में जल के ऊर्ध्वमुखी चालन
यानी ऊपर को जाने के लिए जाइलम एक प्रकार का सम्मिश्रक उत्तक होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम उत्तक जीवित कोशिकाओं से बना होता है? ठीक है, तो इसमें क्या है, जीवक होता है। देखो जाइलम मृदुतक नहीं होगा, वाहिका नहीं है, वाहिनी का ये भी नहीं है, तो क्या जाइलम फाइबर ही है। ठीक है, इसका सही आंसर है। अब मानो दिल्ली, कोई मानव है दिल्ली में सभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों का भ्रमण करने के लिए एक योजना बना रहा है, तो वह भ्रमण करेगा। लेकिन एक चीज़ है, दिल्ली के तो ये सब हैं, ठीक है, लेकिन उसने कहा है यूनेस्को की विश्व धरोहर में। ठीक है, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में देखो इंडिया गेट नहीं है, तो दोबारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इंडिया गेट इसमें भी है, इसको ख़त्म कर दो। जामा मस्जिद अगर बात करें, जामा मस्जिद एक ही में है, जामा मस्जिद एक में ही है जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद भी जो है विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। तो आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचता है सी। ठीक है, लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा, ये दोनों जो है तीनों क्या है, भारत की जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इसके बाद क्या है, अगला प्रश्न है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है तो गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों का सही क्रम है। अगर वो पश्चिम से पूर्व की ओर जाता है, ठीक है, और गंगा यहाँ पर कहाँ हरिद्वार से एंटर करती है, ठीक है, फिर यहाँ पर कन्नौज, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए, अब इसमें हरिद्वार तो है नहीं, तो हरिद्वार से पहले क्या है, प्रयागराज, प्रयागराज दूर है, प्रयागराज से पहले तो कानपुर आता है, कानपुर प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज, इसके बाद भागलपुर और है, कानपुर प्रयागराज पटना भागलपुर। ठीक है, तो इस क्रम में ये सही है, सबसे पहले कानपुर, फिर प्रयागराज, इसके बाद पटना आएगा, पटना के बाद लास्ट में जो है भागलपुर आएगा, क्योंकि भागलपुर जो है पश्चिम बंगाल में के साइड में यानी नज़दीक में स्थित है। इसके बाद देखते हैं ये क्या है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्तर दक्षिण दिशा यानी उत्तर दक्षिण दिशा में सर्वाधिक विस्तार है? अगर हम उत्तर दक्षिण की बात करें तो नॉर्थ और साउथ, ऊपर से नीचे तक विस्तार है, तो सबसे लंबा पूछ रहा है, मतलब उत्तर से दक्षिण तक, तो सबसे जगह उड़ीसा लंबा नहीं है, उड़ीसा किस टाइप का है, इस टाइप का है, और झारखंड जो बिहार का यानी बिहार से कट के झारखंड बना, तेलंगाना का अगर देखा त्रिकोणी आकृति है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ देखेंगे तो आप सबसे ज़्यादा पाएंगे कि इस प्रकार का नक्शा है छत्तीसगढ़ का। एक मिनट, छत्तीसगढ़ का नक्शा इस प्रकार का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, छत्तीसगढ़, तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब हमें इसमें जो है सम्मिलित करना है। देखिए, जो जितने भी अगर दिन और दिवस की बात करें तो ज़्यादा नहीं, तो आपको जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड दिन और दिवस हैं उन पर आप एक नज़र ज़रूर डाल लें। ठीक है, और क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनना ही बनना है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका क्वेश्चन 100% बनना है, और लगभग 2-3 क्वेश्चन, जबकि छोटा सा चैप्टर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये बहुत ही मेजर टॉपिक है, तो इससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन आपको बनने वाले हैं। और पर्यावरण से रिलेटेड अगर आपको करंट में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मिले तो उसे आप छोड़ना मत, क्योंकि उम्मीद है इस वर्ष जिस तरीके से पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है उसके आधार पर यूपीएससी अपना ट्रेंड बदल दे और लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पर्यावरण के हिसाब से पर्यावरण सिलेबस से रख दे। ठीक है, क्योंकि 4-5 सिलेबस अभी जो पीसीएस की बात करें लगभग 4 क्वेश्चन जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आए थे, एसडी गोल से आए थे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले आप थोड़ा थोड़ा मिलान कीजिए। देखो, विश्व आर्द्र भूमि दिवस तो अगर 2 फरवरी को तो मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब बचा है क्या, राष्ट्रीय बाघ दिवस। राष्ट्रीय बाघ दिवस कब है, 29 जुलाई, राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। अब एक बचा है मातृ पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय खाद्य दिवस, इसमें क्या है,
इसमें देखा ए का 3 बी का 1, हाँ ठीक है, बी का 1 ए का 3, और फिर सी का 4, सी का 4 डी का 2, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन ज़्यादा बनने वाले हैं, जो पर्यावरण से जितने भी करंट में हैं उनको ज़रूर देखें आप। शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए प्रकाशित प्रदर्शन में श्रेणीकरण सूचकांक यानी पीजीआई में निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का स्थान शीर्ष 5 में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या है, 5 में शामिल नहीं है, वो तो आप सीधे ही अगर कहीं भी है इस तरीके के क्वेश्चन, तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण की अगर बात करें तो दिल्ली में है। तो दिल्ली का राजधानी जो है शीर्ष 5 में तो आ ही नहीं सका, ये तो नीचे के सबसे लाइन में है। तो इसलिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखिए अभी जो ट्रेंड में रही हैं अभिनेत्री, ठीक है, अभिनेत्री ट्रेंड में रही हैं, लेकिन उनसे क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछा है, जबकि पीसीएस में क्वेश्चन डायरेक्ट था और ये क्वेश्चन शायद है या सीडीएस का हो या एनडीए का हो। तो इसमें क्या है, इसमें भी कुछ तरीके से जो घुमा के क्वेश्चन पूछती है, लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं आपके। क्वेश्चन क्या है, करंट उतनी है, करंट के तो आने ही है, ठीक है। तो फिर भी क्या है, थोड़ा क्वेश्चन में फेर बदल करके पूछते वही है। वे प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी, ठीक है, निर्देशक और निर्माता हैं, ठीक है, तथा कुशल भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, ठीक है। 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। और वर्ष 1998 से लेकर 2001 तक उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। भारतीय सिनेमा में उनके अनुकरण आजीवन योगदान को देखते हुए उन्हें प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इसमें कौन सी थी, आशा पारेख थी, ठीक है। और ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, अगर इसकी बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। और इसमें कौन से शायद है 1913 में ये पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, और 1931 के बाद या 1931 के बाद इसको देना शुरू किया गया था। और इसकी जो थे थुंडी दादा साहब फाल्के नाम था उनका, तो थुंडी फाल्के थे, तो उनके नाम से ये दिया जाता है। शायद कंफर्म नहीं है, आप लोग सर्च करके देख लेना थोड़ा। और इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। गीतांजलि श्री द्वारा रचित टॉम ऑफ सेंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली मूल रूप से किसी भारतीय भाषा में लिखी गई पहली पुस्तक है। ये सही है, क्योंकि जो बुकर पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये इंग्लिश भाषा में लिखे हुए लेख पर देता है। लेकिन इसमें पहली बार जो गीतांजलि श्री हैं उनको रेत की समाधि यानी टॉम ऑफ सेंड रेत की समाधि के रूप में उन्हें बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। और जो राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की अगर बात करें वो श्यान करुणातलका को मिला है, जो श्रीलंका की हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका के हैं जो श्यान करुणातलका, उनको मिला है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय है वो राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो श्यान करुणातलका को मिला है वो राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, और ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है जो गीतांजलि को मिला है। तो इसके ये क्या है, टॉम ऑफ सेंड हिंदी में अंत्योदय पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। बिल्कुल सही है, तो इसके दोनों ही सही है, क्योंकि ये पहला पुरस्कार है जो, और इसमें पीसीएस में भी क्वेश्चन आया था, तो इसमें हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन आईएएस में भी बन जाए, लेकिन थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। अब देखते हैं गरुड़ शक्ति अभ्यास का 8वां संस्करण, जो कि द्विपक्षीय सैन्य से सैन्य अभ्यास यानी बायलैटरल मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज है, अभी हाल ही में भारत और निम्नलिखित किस देश के बीच में जो है खेला गया। तो इसमें किसके, इंडोनेशिया के बीच में, बलों के बीच में खेला नहीं गया, सॉरी, बलों के बीच में किया गया। तो इसमें क्या, इंडोनेशिया है इसका सही आंसर। युद्ध अभ्यास भी देख लें, ठीक है। और जिन युद्ध अभ्यास में थोड़ा मिलन, जो शब्दों का मिलन मिलता है, जिसका आप अच्छे से जो फाइंड कर सकें, तो जिस प्रकार से हैं वज्र प्रहार हैं, और सुदर्शन, वज्रशिला, जिस तरीके जिम्पैक्स, इस तरीके के जो क्वेश्चन
कम पूछता है, क्योंकि इनसे हिंट मिलती है। अगर अचानक नाम मिल जाए खंजर, तो एक बार दिमाग में अटैच कर जाता है कि खंजर है, तो खंजर कौन सा है, खंजर किसके बीच हुआ है। तो इस तरीके के जो है क्वेश्चन बहुत ही कम पूछता है। वज्र प्रहार इस तरीके के कम पूछेगा। लेकिन अगर उसी के तरीके से जो है क्वेश्चन अलग टाइप के पूछे जाएं, थोड़े हटके, जैसे जो है फाइंड करने में दिक्कत हो, तो उस प्रकार के क्वेश्चनों की आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसमें क्या है, मुद्रास्फीति रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस उपाय का प्रयोग किया जा सकता है। देखो, मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई रोकने के लिए। ठीक है, महंगाई रोकने के लिए सरकार क्या कर सकती है। अब देखिए, रक्षा पुलिस आदि पर योजनोत्तर व्यय। देखिए, अगर रक्षा पुलिस पर व्यय करेगी सरकार, अगर यानी अगर महंगाई को रोकना है तो सबसे पहले मार्केट से पैसा उठाना होगा। ठीक है, तो पैसा उठाने के लिए क्या करेगी सरकार, अपने ट्रेजरी वेल सरकार नहीं सॉरी आरबीआई अपने ट्रेजरी वेल ओपन मार्केट में बेचेगी। ठीक है, और इसमें क्या है, एसएलआर बढ़ा सकती है, रेपो रेट बढ़ा सकती है, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा सकती है, ब्याज दर बढ़ा सकती है। तो ये क्या है, ये मुद्रास्फीति कंट्रोल यानी महंगाई को कंट्रोल करने के तरीके हैं। ठीक है, राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग बढ़ा सकती है और इस तरीके से। लेकिन अगर हम वही खर्च करेंगे, अगर हम उसमें व्यय करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, किसी में भी करें, लेकिन लोगों की जेब में पैसा आएगा तो महंगाई बढ़ेगी। हमें क्या करना है, अगर सरकार को क्या करना है, महंगाई कम करना है, तो उसमें क्या है, पहले लोगों की जेब से पैसा निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या, निर्यात पर अधिक सब्सिडी प्रदान करना इसमें भी नहीं है, क्योंकि इससे भी जो है पैसा जाएगा। बचत और सावधि जमा पर ब्याज दर में वृद्धि करना, ये सही है। अगर हम ब्याज दर में वृद्धि करेंगे, नहीं अगर हाँ ठीक है, वृद्धि करेंगे, यही सही है। अगर हम सीआरआर को देखें तो सीआरआर में बढ़ा सकता है नहीं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कमी की बात की, अगर कमी करेगा तो क्या महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी है। अगर सीआरआर की बात करें, इसमें कमी की बात है। ठीक है, इसमें क्या है, कैश रिजर्व रेशियो है। अगर कैश रहे, अगर मान लो कि जो बैंक के पास 100 रुपये है, तो इसमें अगर हम इसको पहले 4 रुपये थे, तो इसको जो है सीआरआर किसके पास रखा जाता है, आरबीआई के पास। ठीक है, उसमें क्या है, अगर इसका जो इसके पास कितने बचे हैं कर्ज देने के लिए, 94 मतलब 96 रुपये। ठीक है, 100 रुपये थे, इसमें सीआरआर में आरबीआई के पास रख दिए 4 रुपये, तो इसके पास बचे 96 रुपये। अगर वहीं हम इस सीआरआर को बढ़ा दें, वहीं हम 14 कर दें, तो इसके पास कितने बचे हैं, जो है 86 रुपये बचे हैं। तो इसमें क्या है, इसके पास कर्ज देने के लिए रुपए कम होंगे, तो कम होंगे तो ये कर्ज में क्या करेगा, अपनी ब्याज दर बढ़ा देगा, जो ग्राहकों को लोन जो है कम दे पाएगा। इसकी वजह से क्या है, महंगाई कंट्रोल में होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, सामान्य कीमत जो है स्तर में क्रमिक गिरावट को क्या कहते हैं। जो क्रमिक लगातार गिरावट हो, यानी क्रमक यानी क्रमबद्ध, 1 2 3 4, एकदम नहीं। ठीक है, एकदम जो है, एकदम को हम क्या कैसे, अगर एकदम गिरेगी जो महंगाई है, सामान्य कीमत है, मान ले आज 10 रुपये हैं कोई चीज़ है, नहीं 10 रुपये की एक पेन है। ठीक है, इसके बाद क्या है, कल 9 बढ़े, 9 हो जाए, नहीं गिरते चले जाए, फिर 8 की पेन हो एक, फिर 7 की, फिर 6 की, इस तरीके की बात कर रहा है कि क्रमिक जो गिरावट है। तो क्रमिक गिरावट की बात करें तो इसमें क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं, अब स्फीति कहते हैं। अब मुद्रा स्फीति जनित मंदी जगह स्टैगफ्लेशन क्या है, एकदम गिरावट। अब ल्यूमन यानी डिवैल्यूएशन, वजह जिसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाए, और मंदी का मतलब बिल्कुल जो है बाज़ार ठप हो जाए, उस तरीके से मंदी कहते हैं। इसके बाद क्या है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये कौन सी बात है, ध्यान से रखना, राष्ट्रीय एमपीआई की बात है, अंतर्राष्ट्रीय एमपीआई की बात नहीं है, नहीं आप जो है उसकी बात करें। ठीक है, तो ये क्या है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात है। तो इसमें ध्यान से आपको पढ़ना है, उसके अनुसार आपको जवाब देना है। में सांकेतिक कौन सा सांकेतिक सम्मिलित है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सम्मिलित है की बात की गई। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब स्कूली शिक्षा के वर्ष ये सम्मिलित है, साक्षरता दर, आयु संभाव्यता और प्रति व्यक्ति आय, ये जो है इसमें गरीबी सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। ठीक है,
इसके बाद देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर बेरोज़गारी पर देखें तो बेरोज़गारी पर हर, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या संघ पीसीएस हो, यानी हर जो है एक ना एक क्वेश्चन जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं उसमें बेरोज़गारी अब तक, लेकिन अब तक अगर देखा जाए ट्रेंड तो बेरोज़गारी से क्वेश्चन बढ़ ही गई, एक या दो रेयर केस में आए, लेकिन अब लगातार बेरोज़गारी पे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अब हो सकता है कि उसका जो है यूपीएससी का रुख जो बेरोज़गारी की तरफ, इसकी तरफ हो और बढ़ सकता है। ठीक है, प्रौद्योगिकी अथवा विशेष उत्पादों की मांग में परिवर्तनों के कारण होने वाली बेरोज़गारी को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अस्थायी बेरोज़गारी। अस्थायी बेरोज़गारी की अगर बात करें, संरचनात्मक बेरोज़गारी, चक्रीय बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी। ठीक है, अगर हम इन सब की बात करें तो इसमें क्या है, अगर अस्थायी बेरोज़गारी कौन सी होत करें, अगर अस्थायी बेरोज़गारी की बात करें तो इसमें क्या है, एक कर्मचारी ए है जिसने एक कंपनी में छोड़ के दूसरी कंपनी की ओर चला गया। ठीक है, अपने रुपए बढ़ाने के चक्कर में कि हमें यहाँ पर 4 मिलते थे, यहाँ पर हमें 5 मिलेंगे। तो इस बीच में जो व्यक्ति बेरोज़गार रहा उसको हम कहेंगे अस्थाई, वो मतलब स्थायी बेरोज़गारी नहीं, अस्थाई है। अब संरचनात्मक बेरोज़गारी क्या है, संरचना जब प्रौद्योगिकी और विशेष उत्पादों की मांग। अब जैसे एक कर्मचारी है जो जेसीबी से मतलब फोड़ा से खुदाई करता है। ठीक है, जो है फावड़ा से खुदाई करता है, अब आप अपनी भाषा में कुछ भी बोलते हो, उससे खुदाई करता है, लेकिन अचानक उसमें क्या जेसीबी से खुदाई होने लगी। तो जब जेसीबी से होने लगी, ये टेक्नोलॉजी पर आधारित है, तो ये क्या, ये स्ट्रक्चर बदल गया, ये बिल्कुल संरचना बदल गई। ठीक है, दूसरी ओर पहले अगर हम सरकारी दफ्तर या बैंक में जाएं, बैंक में क्या है, वो रजिस्टर में नाम दर्ज करता था, साइन करवाता था, इसके बाद पैसे देता था। तो अब क्या है, अब स्ट्रक्चरल मतलब कैसे हो गई, अब उसमें क्या है, जो आप जाएंगे, आप अपना अंगूठा लगाएंगे और पैसे निकालेंगे, या हो सकता है कि गांव में किसी लड़के से निकलवा लें, या जो सीएस सेंटर खुले हैं उनसे निकला लें, सर्विस सेंटर। ठीक है, तो इससे क्या है, ये संरचनात्मक बेरोज़गारी। तो इसमें क्या है, प्रौद्योगिकी अगर बढ़ेगी तो इसमें क्या स्ट्रक्चरल बेरोज़गारी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट। और चक्रीय बेरोज़गारी और प्रच्छन्न बेरोज़गारी, प्रच्छन्न बेरोज़गारी उसको कहते हैं जो आपको समय समय के अनुसार, जैसे किसान की होती है प्रच्छन्न बेरोज़गारी, खेत बोए दिए, अगर खेत में फसल है तब तक रोज़गार है, फसल ख़त्म, बेरोज़गार हो गए। ठीक है, चक्रीय बेरोज़गारी क्या है, एक क्रमबद्ध चलती रहती है, जो 1 से 2, 2 से, यानी क्रमबद्ध चलती रहती है, जो चक्रीय बेरोज़गारी की बात करते हैं। इसके बाद क्या है, हम देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना यानी PMSSY का उद्देश्य है। ठीक है, तो स्वास्थ्य उद्देश्य है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बस ऑप्शन हमको देखना है कौन कौन से हमारे ऑप्शन सही हैं, और उन ऑप्शन के हिसाब से हमको निकालना है आंसर। देखिए, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसमें क्या, लोक स्वास्थ्य सेवाओं और सर्वव्यापी टीकाकरण के लिए सार्वभौम पहुंच प्रदान करना, ये भी सही है भाई। अब देश में गुणवत्तापूर्ण आयुर्विज्ञान शिक्षा के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना, ये नहीं है। ठीक है, ये इसका जो स्वास्थ्य जो है इसके अंतर्गत नहीं आता, भले ही स्वास्थ्य से रिलेटेड हो। 1 मिनट, लोक स्वास्थ्य सेवाओं और सर्वव्यापी टीकाकरण के लिए सार्वभौम पहुँच नहीं है। ठीक है, देश में गुणवत्ता, ये सही है, 1 और 3 सही है। ठीक है, तो इसके क्या 1 और 3 सही है, ये हमको गलत लगता है क्योंकि इसमें पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, सार्वभौम थोड़ा चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, अगर हो जाए एक आध, लेकिन फिर भी 1 और 3 ही ज़्यादातर सही है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है, इनमें से किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भंग करने और लोक सेवक संघ द्वारा इसके प्रतिस्थापन का सुझाव दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, अगर हम निकालना चाहें तो इसमें सबसे पहले BR अम्बेडकर को निकाल दें। ठीक है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को न भंग करने की, न इनमें कोई शक्ति नहीं थी, तो इनको बाहर कर। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल अगर देखा जाए तो ये कांग्रेस के समर्थन में थे,
फिर है जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों लोग हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, किस राजनीतिक नेता ने राजनीतिक संगठन के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग करने और लोक सेवक संघ की इस प्रतिस्थापन का सुझाव दिया? तो ये एम के गांधी ने दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने दिया था। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिला टुकड़ी की तैनाती करने वाला विश्व में पहला देश है। यह मिशन किस देश से परिचालन किया गया है? जो यह मिशन है ये किस देश से परिचालन किया गया है? तो यह अगर देखा जाए तो इसमें लाइबेरिया, सूडान और इसमें क्या है, बुरुंडी, तो इसमें क्रोएशिया। इसमें क्या, सूडान ने ये जो है तैनाती शुरू की है, महिला टुकड़ी तैनाती। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा स्वायाम कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? इसमें हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसमें गलत देखना है। तो इसका मतलब है कि जब हिस्सा नहीं है तो 3 होंगे, तो 3 किसी न किसी रूप से कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंकेड होंगे। ठीक है, तो और जो एक नहीं होगा वो सबसे अलग होगा। वीडियो व्याख्यान, इसके बाद है शंकाएँ दूर करने की ऑनलाइन का चर्चा। देखिए, वीडियो और ऑनलाइन एक से हैं। विशेष रूप से तैयार की गई सामग्री जो डाउनलोड, प्रिंट, ये भी देखो टैग, डिजिटल डिजिटल डिजिटल। ठीक है, क्या है, तीनों डिजिटल, ये भी डिजिटल, ये भी डिजिटल, ये भी डिजिटल। तो इसका साफ साफ है। अब इसमें क्या है, ये तीसरा जो है ये कक्षा व्याख्यान, ये डिजिटल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यही, क्योंकि ये इसका हिस्सा नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन है, इस तरीके के सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग या प्राधिकरण गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? अब देखिए, गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये देखना है हमें। और विभाग है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, तो इसमें क्या है, एग्जीक्यूटिव है। तो हम इसमें देखते हैं राज्य विभाग, जो कौन की, प्राधिकरण गृह मंत्रालय है, तो अथॉरिटी होम मिनिस्ट्री, प्राधिकरण गृह मंत्रालय। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम देखें तो इसमें क्या है, राज्य विभाग, राज्य भाषा विभाग, जम्मू और कश्मीर लद्दाख कार्य विभाग, राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता, ये नहीं है। ठीक है, ये जो है नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन ऐसे किसी राज्य में राज्य जो जनजाति सलाहकार परिषद की स्थापना करने का विवेकाधिकार प्रदान किया गया है, जहां अनुसूचित जनजातियों की हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं किंतु अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो देखिए, अनुसूचित जनजातीय हो या अनुसूचित जाति हो, अगर किसी भी क्षेत्र को डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर करना है या जनजाति क्षेत्र डिक्लेयर करना है, तो बस सिर्फ एक ही आदमी में जो है, एक ही पद पर जो ताकत होती है वो है राष्ट्रपति की। ठीक है, इसके अलावा किसी की नहीं है। अंतर्राज्य परिषद, संबंधित राज्यपाल, और ये क्या है, भारत की संसद, इसका कोई नहीं है। हाँ, अगर राज्यपाल की बात करें तो जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनमें एक जो है ग्रामीण विषय शायद में ऐसे ही कुछ डेवलपमेंट वो खोला गया है, जिसमें तो उस तरीके के ये जनजातियों के क्षेत्र में जो राज्यपाल का अध्यक्ष जो होता है उधर पूर्वोत्तर राज्य में जो विशेष दर्जा प्राप्त है उनके लिए। लेकिन अगर इसमें किसी की बात की गई, पूर्वोत्तर राज्य की बात नहीं की गई, तो इसमें अगर किसी भी क्षेत्र को अगर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का डिक्लेयर करना है तो इसमें क्या है, विवेकाधिकार की शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति में है। ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र है या नहीं है उसको डिक्लेयर करने की ताकत सिर्फ राष्ट्रपति में है। अब देखते हैं 75 देख क्वेश्चन का देखें, वो क्वेश्चन तो अलग है। अगला प्रश्न है, उत्तरी आंचलिक परिषद में निम्नलिखित में से कौन से राज्य संघ क्षेत्र में सम्मिलित हैं? उत्तरी आंचलिक, इसमें शब्द में थोड़ा गड़बड़ है, अगर आपके पास इंग्लिश वर्जन होगा, लेकिन हमने तो हिंदी निकाले तो आप उसको देख लीजिए। इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एक हो सकते हैं, एक जैसे हो, लेकिन हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ गड़बड़, इसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और राजधानी दिल्ली। ठीक है, तो इसमें क्या है, आंचलिक परिषद क्षेत्र यही है। ठीक है,
क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान इसमें कोई मैच नहीं है, इसमें भी कोई मैच नहीं है। उसके बाद नीचे देखें उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ये मैंने तुक्का लगाया है, ठीक है, क्योंकि उसका आंचलक लिखा था, कोई समझ में नहीं आ रहा था क्वेश्चन। तो ठीक है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं। हम आपको सिर्फ एक नज़र डाल रहे हैं उन क्वेश्चनों पर जो क्वेश्चन आए हैं। इससे आपको समझना है कि किस प्रकार से क्या ट्रेंड है यूपीएससी को और किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं, कुषाण शासकों द्वारा प्रतिपादित बंधुता की धारणा निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रमाणित हुई, ठीक है। किसकी बंधुता की धारणा सर्वोत्तम सर्वोत्तम बंधुता की धारणा किस में है, यानी नेशन ऑफ कनिष्क की बात की गई। तो इसमें क्या, देवताओं से उनका दानयत्य, धार्मिक संस्थानों को अनुदान, शिलालेखीय प्रसाती, सिक्कों और मूर्तिकला। तो अगर देखा जाए इसमें जो कुषाण शासक आए थे उन्होंने क्या, सिक्के और मूर्तिकला, ठीक है, जैसे मथुरा शैली और एक वो बेसर शैली, ठीक है। इसमें क्या है, कुषाण के शासनकाल में ही सिक्का और मूर्तिकला जारी किए गए थे। कुछ सिक्का भी जो जारी किए गए थे और मूर्तिकला संरचना, मूर्ति बनाना भी जारी की गई थी। अब इसके बाद देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किन्हें थेरी के रूप में जाना जाता था। तो थेरी के रूप में अगर बात करें तो ये क्या है, बौद्ध धर्म की जो वरिष्ठ साध्वी होती थी उसको हम थेरी कहते थे, ठीक है। अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो शायद ऐसे शब्द नहीं मिले होंगे, लेकिन फिर भी बड़े ध्यान से पढ़ना है और बहुत जो है सटीकता से। नहीं, वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर सिर्फ आपको यही लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने सुना है, मतलब ये क्वेश्चन जाना है, और आप जानबूझकर क्वेश्चन गलत कराएंगे, ठीक है। आप जितना पढ़िए उतना सटीक पढ़िए। आप 1/3 पढ़िए, एक किताब को मात्र 1/3। आप 8 चैप्टर पढ़िए, लेकिन 8 चैप्टर इतने अच्छे पढ़िए कि उनसे आपको गलती ना हो, ठीक है। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता प्री के लिहाज से। मेंस की बात नहीं, मेंस में तो समग्र विश्लेषण करना पड़ता है, और जैसे जैसे आएंगे मेंस के एग्ज़ाम आएंगे हम आपको जो है मेंस की आंसर राइटिंग ज़रूर कराएंगे। अब देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के किस सदस्य ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की थी। सेवा समिति की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये किसने की थी, हृदयनाथ कुंजरू ने, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की समझौता की संधि और सालवाई की संधि, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब है, 1946 की बात है। नहीं 1946 नहीं, वो सॉरी, एक मिनट, 1846, ठीक है। 1946 में तो संविधान लिखा गया, तो 1846, 1844, यानी 1844, 1846 और शायद में 1851 मान, ठीक है। 2 साल का गैप था। तो इसमें किसकी संधि हुई थी, अगर इसमें संधि की बात करें तो सालाबाई की संधि के साथ में समाप्त हुआ था युद्ध। इसके बाद देखते हैं, उस लड़ाई का नाम बताइए जिसमें त्रावणकोर के राजा ने 1741 में डच को समाप्त कर दिया, डच को परास्त कर दिया था, ठीक है। तो वो कौन सी लड़ाई हुई थी, वो लड़ाई हुई थी आपकी केला चेल की लड़ाई। तो बहुत ही सटीक क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, आपको कितना भी पढ़ के जाइए लेकिन आपको वहाँ यही लगेगा कि ये तो क्वेश्चन मैंने पढ़े ही नहीं, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ें। निम्नलिखित में से किस विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार जो परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की थी। तो ये किसके विरुद्ध की थी, ये रामप्पा विद्रोह के माध्यम से, ठीक है। रामप्पा विद्रोह बहुत चर्चित रहा है, ठीक है, और इनके बारे में बहुत ज़्यादा जो अभी करंट में भी रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आने की जो है संभावना ज़्यादा है। भले ही फिर बदल के आए तो इस पर आप एक नज़र ज़रूर डाल लें। जितने क्वेश्चन हैं इस तरीके क्वेश्चन हैं, इनके ही टॉपिक पे आप एक बार क्वेश्चन की नज़र ज़रूर डाल लें, भले ही बदल के आए लेकिन क्वेश्चन आएंगे। किस देश ने फीफा विश्व कप पुरुष सबसे अधिक बार जीता है, ठीक है। तो ये किसने जीता है, ये ब्राज़ील ने जीता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध उपन्यास सिटी ऑफ जॉय
के लेखक हैं, जो सिटी ऑफ जॉय लेखक हैं, ये किसने लिखा है? ये डोमिनिक लैम्पियर ने लिखा है। इसके बाद देखते हैं इनमें से किन्हें उद्यमता दृष्टिकोण श्रेणी में जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के वर्ष 2022 चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार ऐसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये किसे सम्मानित किया गया? ये पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। इसके बाद देखते हैं भारत की G20 अध्यक्षता के विषय वस्तु वसुधैव कुटुंब या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य कहाँ से ली गई है? ठीक है, तो ये किसने? अब इसके समझिए, आप उस देखें यानी क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से? महाउपनिषद से लिया गया। ठीक है, ऋग्वेद से होता तो पूरा संस्कृत में ही होता। ठीक है, तो इसके बाद है जंगल युद्ध और आतंकवाद रोधी ऑपरेशन में भारत नेपाल वार्षिक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 16वां संस्करण दिसंबर 2022 में नेपाल आर्मी बैटल स्कूल सालझंडी में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास का नाम क्या था? ठीक है, इस अभ्यास का नाम क्या था? इस अभ्यास का नाम था सूर्यकिरण अभ्यास। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। जो ग्रीनविच माध्यम है GMT में 10 बजे हैं सवेरे के, तो 90 डिग्री ई देशांतर में पूर्वी देशांतर में क्या समय होगा? ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर GMT ग्रीनविच लाइन है, टाइम की बात है, अगर यहाँ पर 10 बजे है, ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? 10, और 10 में पूर्ववर्ती कितने? 90 डिग्री में। अगर 90 डिग्री की बात करें तो क्या है, पूर्ववर्ती 90 डिग्री पर कितना टाइम होगा? जबकि पूरब की तो जाने पर क्या है, जो अपनी जो है देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा अपने भारत की जो इलाहाबाद से गुजरती है, वो ग्रीनविच टाइम से GMT रेखा से कितने? 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे। अगर पीछे होता यानी पूरब में आगे और पश्चिम में पीछे, तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे? अंदाज़ा लगा लें कि अगर हम इसको देखें एक नज़र से तो 10 बजे हैं। ठीक है, 10, और अगर इसमें हम 10 और 5 15 यानी 3 के बाद 3.5 लगभग क्या 4 का टाइम होगा। ठीक है, उसको ही हम 5 घंटे ऐड कर दें 10 बजे से, जब वो कह रहा है 10 बजे हैं। ठीक है, 10 के बाद अगर हम 5 घंटा है, 10 3 10 1 1.5, और फिर उसमें क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, ये अपने यहाँ की बात है, अपने यहाँ की, और लेकिन 90 डिग्री देशांतर में। ठीक है, उसी के अनुसार आप निकाल लीजिए 90 डिग्री देशांतर से। अब 90 से यानी अपना कहाँ है 30 डिग्री देशांतर है, तब 5.5 है, 5.5 घंटा 5.5 घंटा आगे है। वहीं 90 पर कितना आगे हो जाएगा? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लगभग 4 बजे होंगे। इसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किस ग्रह समूह को जो गैसीय ग्रह कहा जाता है? क्योंकि वे मुख्यतः हल्की बर्फ, दाब और गैसों से बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसको कहा जाता है ग्रह? इसमें क्या है, मंगल, बृहस्पति और नेपच्यून, बृहस्पति और यूरेनस और नेपच्यून, शनि, ये आपका सही है। देखो, आधे इंग्लिश में आधे हिंदी में, शाबाश, अच्छी बच्चों की। इसके बाद किसी मृदा के प्रकार में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। ये मृदाएं बालू, गाद और मृत्तिका से भिन्न अनुपातों से बनी हैं। ठीक है, दूसरा है इन मृदाओं में पोटास, फास्फोरस, अम्ल और चूना पर्याप्त अनुपात में है। तीसरा है इन मृदाओं को उनकी आयु के आधार पर आगे का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें क्या है, इसको हमें देखना है कौन सी मृदा है। अगर हम देखें तो 2 भागों में सिर्फ अगर आयु के आधार पर देखेंगे तो इसमें जलोढ़ मृदा को बांटा गया है, एक जो है खादर और एक है बांगर। ठीक है, जो पुरानी जलोढ़ मृदा है उसे बांगर कहते हैं, जो वैसी मृदा है जो खादर कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप की होती हैं। तो लेटराइट मिट्टी जो है आयरन इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, आयरन, और जिसकी वजह से ये जो है लाल लाल लगती है, जो लाल मिट्टी होती है उस लाल मिट्टी में क्या आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये लेटराइट मिट्टी जैसी है लाल मिट्टी होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसमें आयरन की मात्रा, इसमें चूना की मात्रा ज़्यादा नहीं होती है। तो शुष्क एरिड ये तो अलग है। काली मिट्टी में क्या है, इसमें चूना की मात्रा कम होती है। ठीक है, काली मिट्टी में चूना की मात्रा, ये कैल्शियम
जो उसमें क्या फास्फोरस और पोटास की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये जो है ये पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। इसके 2 रूप नहीं होते हैं, इसके 1 रूप होते हैं, ठीक है। इसमें नए पुराने में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अब जो है आगे के क्वेश्चन हम कल के वीडियो में कराएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं कल की वीडियो में।